Hello everyone, welcome to Success Classes. I am Gaurav Swain and I am back with the part 4th of the analysis of previous year questions of Doctor Entrance Test. और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे. सो बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Success Classes and hit the bell icon for latest updates. We have Success Classes app also. You can download it from Google store and make maximum benefit of it. तो ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछले पार्ट 3 में पूछा था. An experimental research has its origin in which research? Medical research, biotechnological research, एजुकेशनल रिसर्च या एग्रीकल्चरल रिसर्च. इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी रिसर्च है इनमें से जिनका एक ऑरिजिन है, जो कहीं से इवॉल्व होके आई है, कंपेरेटिव टू ऑल दिस रिसर्च. विच रिसर्च हैज़ एन ऑरिजिन, जिनका कोई अस्तित्व है, जो सबसे पहले आई है अपन कह सकते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर, वैसे तो कुछ बच्चों ने कमेंट में भी बहुत सही आंसर दिया था. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एग्रीकल्चर रिसर्च. एग्रीकल्चर रिसर्च क्यों है? बिकॉज ये जितनी भी आप रिसर्च देख रहे हो, है ना, इन 4 आपके पास ऑप्शन है. इस 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक को चूज़ करना है. इसमें से एग्रीकल्चर रिसर्च एक ऐसी है जिसका एक ऑरिजिन है. बिकॉज हम सब जानते हैं आज से करीबन कितने साल पहले, है ना, वी आर फोकस्ड मोर ऑन प्रोड्यूसिंग फूड. बिकॉज फूड, क्लोथ, शेल्टर, अगर अपन ये बोलें, ये दीज आर दी कंपोनेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव, है ना. तो एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, इसमें सबसे पहले लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा एजुकेशन के रिसोर्सेज नहीं थे. तो इसीलिए दे फोकस मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स. बिकॉज अगर वो प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग उस है ना, जो भी वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी पल्सेस, राइस, व्हीट, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे लोग उसे खा पाएंगे. और पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा पढ़ाई की वैल्यू भी नहीं हुआ करती थी. इसीलिए एग्रीकल्चर रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसका एक ऑरिजिन है, जो बिल्कुल एक शुरुआत से आई है, जो बहुत शुरुआत से इन सब में से, इन कंपेरेटिव टू ऑल दिस रिसर्च, जो सबसे पहले आई थी. ये अपन इस क्वेश्चन में जानना चाहते हैं. तो ऑप्शन इज एग्रीकल्चर रिसर्च. उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके बाद फिर एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया. एजुकेशन से लोग एजुकेटेड हुए. देन उसके अंदर एजुकेशन के अंदर, है ना, जैसे कि बीएससी बायोटेक और मेडिकल फील्ड, एमबीबीएस वगैरह जैसे, है ना, फिर लोगों ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया. तो एग्रीकल्चर रिसर्च इन 4 रिसर्च में से सबसे पहले आई थी. और लोगों ने इसको पहले क्यों चुना, ये पहले क्यों आई? बिकॉज पहले जो है, प्रोडक्शन ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव. दैट इज़ वाई पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग फूड रैदर देन एजुकेशन और अदर कॉम्पोनेंट्स. दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन? इन चारों ऑप्शन में से सैम्पलिंग डिज़ाइन का सबसे सही सीक्वेंस कौन सा है? इसमें आप देख लीजिए एक बार. कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आगे पीछे आ रही हैं, तो उससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं. कौन सी ऐसी सीक्वेंस है इनमें से जो सैम्पलिंग डिज़ाइन का करेक्ट सीक्वेंस है? चलिए, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले अपन ने ऑब्जेक्टिव बनाया. ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोगों ने सैम्पलिंग फ्रेम किया. हम लोगों ने बताया था सैम्पलिंग फ्रेम होता है. सैम्पलिंग फ्रेम के बाद हम लोग सैम्पल साइज़ चूज़ करते हैं, है ना. जैसे कि हमारा पहले ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हम सैम्पल चूज़ करते हैं. उसके बाद हमने सैम्पलिंग फ्रेम बनाया कि दीज आर दी क्वांटम ऑफ सैम्पल दैट वी सेलेक्टेड, एंड इन दीज क्वांटम वी हैव टू सेलेक्ट दी साइज़ ऑफ सैम्पलिंग. कितनी साइज़ चाहिए हमें, है ना, 50. क्योंकि जितनी ज़्यादा आप साइज़ सैम्पल के बढ़ाते जाओगे, उतनी ज़्यादा आपके एरर्स जो हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे, कम होते जाएंगे. उसके बाद पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आपने साइज़ डिसाइड की, उसके बाद आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उस सैम्पल को चुना. उसके बाद जैसे चुना तो उसको फिर आपने कलेक्ट किया. कलेक्ट करने के बाद आपने उसको सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, उसके बाद सैम्पलिंग डिज़ाइन का आपने सिलेक्शन कर लिया कि कौन सी सैम्पलिंग डिज़ाइन आपको यूज़ करनी है. ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहता है कि कैसे हम सैम्पलिंग डिज़ाइनिंग करते हैं. अगर सैम्पलिंग डिज़ाइनिंग हम आखिरी में इसलिए आ रहा है बिकॉज सैम्पल होंगे तभी तो सैम्पल डिज़ाइनिंग हो पाएगी उसके अकॉर्डिंगली. तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं, उसके बाद फ्रेम बनाते हैं. उस फ्रेम में से हम अपने साइज़ को डिटरमाइन करते हैं कि कितना चाहिए, 100, 200, 300 सैम्पल्स. आफ्टर दैट वी विल अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट हम देखते हैं कि ये सैम्पल्स की ज़रूरत है. उसके बाद अपन उसको कलेक्ट कर लेते हैं. कलेक्ट करने के बाद हम एक सैम्पलिंग डिज़ाइन को सेलेक्ट करते हैं, या कह सकते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन की आगे जा कर के फ्रेमिंग करते हैं. तो ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर.
अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, विच मेजरमेंट स्केल हैज़ एन एब्सोल्यूट और ट्रू ज़ीरो ऑफ मेजरमेंट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से ऐसा है स्केल, मेजरमेंट स्केल जो ट्रू ज़ीरो को अपनाता है। ये बहुत इजी आंसर है, आंसर इज डी, रेशियो स्केल, है ना, क्योंकि ऑर्डिनल तो रैंक्स होता है, इंटरवल जो होता है जो उसका इट इज़ टोटली उस वहाँ जो ज़ीरो होता है वो आर्बिट्री होता है और वो तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर इज़ रेशियो। और जो नॉमिनल जो बच गया उसके बारे में बता देता हूँ, वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा के अकॉर्डिंगली होता है, अपन इसको यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is or are desirable qualities to judge the goodness in measuring the characteristics under study? Validity and practicability, reliability, both A and B, और D है either A और B। कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू जज द गुडनेस इन मेजरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द स्टडी? तो हम सबको पता है बोथ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। और अगर रिलायबल, बिकॉज हमको ये चीज़ पता है रिलायबिलिटी एंश्योर्स वैलिडिटी। अगर कोई रिलायबल है कोई चीज़, है ना, तो हम ये नहीं कह सकते। इसका आप सबको एग्जांपल पता है, हमारे जब भी रिलायबिलिटी की बात आती है तो हम लोग वेइंग मशीन की हमें याद आता है सबसे पहले। तो रिलायबिलिटी मतलब कि कोई चीज़ अगर रिलायबल है तो डजेंट मीन कि वो वैलिड भी होगी, पर अगर कोई वैलिड है चीज़ तो हम उसको कह सकते हैं कि वो रिलायबल भी होगी। और दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी जिससे हम सही तरीके से उसका जजमेंट कर पाए, कैरेक्टरिस्टिक्स अपन डिटरमाइन कर पाए अंडर स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच अप्रोच ऑफ टेक्निक of measurement scale the scale is developed on ad hoc basis? Item analysis approach, arbitrary approach, factor scales या consensus approach? तो ये एक नया क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्बिट्री अप्रोच। और समझ लेते हैं पहले इसको अपन, उसके बाद अपन फिर जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। ये है क्या बेसिकली, अगर अपन देखें, अंडर विच अप्रोच ऑफ टेक्निक ऑफ मेजरमेंट स्केल, मेजरमेंट स्केल अभी पढ़ी ना अपन ने, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल स्केल, द स्केल इज डेवलप्ड ऑन एड हॉक बेसिस। तो अपन उस तरीके से स्केल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल स्केल। अभी तक हम लोग क्या यही डिफरेंस होता है जब अपन नेट सेट कर रहे होते हैं और जब अपन पीएचडी के रिसर्च की तैयारी कर रहे होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ना इन डेप्थ में चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं ना, जो स्केल्स हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल स्केल्स जो हैं उनको अपन कंस्ट्रक्ट भी करते हैं। और कंस्ट्रक्ट करने की ये अप्रोचेस होती हैं, आर्बिट्री, कॉन्सेंसस, फैक्टर, आइटम एनालिसिस और क्यूमुलेटिव। अब आर्बिट्री अप्रोच क्या है, इसमें क्या होता है कि एड हॉक बेसिस पे, मतलब जो भी आप सैम्पलिंग डेवलप करते हो, जो भी आप स्केल डेवलप करते हो, वो टेम्पररी बेसिस पे होती है। इट इज़ टोटली ऑन एड हॉक बेसिस, मतलब एज पर दी रिसर्च। किसी कोई रिसर्च आपको यू नीड अ रिसर्च और यू नीड एनी डाटा, देन टेम्परेरीली आप आर्बिट्री अप्रोच यूज़ करोगे जिससे आप उस रिसर्च की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सको। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि एडहॉक को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि कॉलेज वगैरह में वैकेंसीज आती हैं तो हम लोग एडहॉक बेसिस पे कोई फैकल्टी रख लेते हैं, मतलब ही इज़ नॉट परमानेंट कि वो परमानेंट है। तो एडहॉक बेसिस पे क्या है कि इट इज़ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च। हम जो है स्केल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और जैसे ही वो रिसर्च पूरी हो जाती है, वो जो स्केल्स होते हैं उसका भी काम खत्म हो जाता है। तो एडहॉक बेसिस पे हम आर्बिट्री को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेंसस अप्रोच। ये रेड मैंने किया हुआ है। कॉन्सेंसस अप्रोच में क्या होता है, इन दिस अ पैनल ऑफ जज इवेलुएट्स द आइटम चूजन फॉर इंक्लूजन इन द इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग वेदर दे आर रेलिवेंट टू द टॉपिक एरिया एंड अनएम्बिगुअस इन इम्प्लीकेशन। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं जो है ना, जो जजमेंट पैनल्स में जो लोग रहते हैं वो अपना जजमेंट देते हैं और वही बताते हैं कि जो आप यूज़ कर रहे हो, जो डिफरेंट आप आइटम्स यूज़ कर रहे हो, वो टॉपिक से रिलेवेंट है या नहीं। समझ में आ रहा है? जो आप डाटा यूज़ कर रहे हो या जो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हो, इट शुड बी रिलेवेंट टू योर टॉपिक ना। अगर टॉपिक आपका अलग है और डाटा आप अलग ले रहे हो, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स में आ जाती है कि सर हम किस तरीके से कौन सा वेरिएबल यूज़ करें। तो वेरिएबल शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर रिसर्च। तो यहाँ पे कॉन्सेंसस अप्रोच में हम उन आइटम को फोकस करते हैं विच आर रेलिवेंट इन आर टॉपिक, है ना, जो इन टॉपिक में रेलिवेंट हो और अनएम्बिगुअस, मतलब जो ऐसा ना हो, मतलब कुछ कंफ्यूज्ड टाइप ना हो, कि कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एम्बिगुअस, वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वेदर दिस, इसमें कंसेंसस अप्रोच में हम ये देखते हैं कि वेदर द आइटम इज रेलिवेंट फॉर आर टॉपिक दैट वी हैव चोजन और नॉट।
नेक्स्ट फैक्टर स्केल। फैक्टर स्केल में क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था फैक्टर स्केल में भी ये चीज़ कि हम लोग कॉमन फैक्टर अकाउंट्स फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन देम, हम जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना उनके बेसिस पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो कॉमन है उनको हम एक तरफ कर देते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो अनकॉमन है या दूसरे है ना एट्रीब्यूट्स के हैं, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ जो लोग कॉमन रहते हैं ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं फैक्टर स्केल में जो आइटम्स या जो वेरिएबल्स कॉमन होंगे ना उनकी अगर आप स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक यू रीच टू अ रिजल्ट। और ऐसे आइटम्स जो अपने आप में ही वेरिड होंगे, जो अपने आप में ही अलग हैं, तो उनको जो है एक तरफ लेके जाना और उनके बेसिस पे अपना रिसर्च कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्केल का कंस्ट्रक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटर कोरिलेशन ऑफ आइटम्स, है ना। द आइटम शुड बी कोरिलेटेड इन सम और द अनदर वे सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू do our research, it will be helpful for us to construct our scale। और आगे जाकर के फिर हम आगे जाकर के उसका मेजरमेंट भी हमें करना है। तो ऐसे हम करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप होता है जिन आइटम्स के बीच में, उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। और जब उनको प्रायोरिटी देते हुए हम कुछ अगर ऐसे कुछ ग्रुप्स बनाते हैं या उनको प्रायोरिटी देते हुए हम अगर आइटम्स को चूज़ करते हैं तो वो होता है फैक्टर स्केल्स। अब आ जाते हैं हम आइटम एनालिसिस अप्रोच में। इसमें क्या होता है, इसमें अगर अपन बात करें, यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जजमेंट नहीं हो रहा। देखिए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कॉन्सेंसस में और आइटम में, है कुछ हद तक ये सेम है, पर यहाँ पे जजमेंट दिया जा रहा है, पर यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि अपन कह सकते हो कि कॉन्सेंसस समझने के लिए इट्स क्वालिटेटिव बिकॉज यहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व। और यहाँ पे क्या है, इन दिस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स आर डेवलप्ड इनटू अ टेस्ट। एक टेस्ट हो रहा है दैट इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट्स पोस्ट administering the test the total scores are evaluated। मतलब एक you have some numerical data, उसके basis पे you are going to select your items and the individual items are analyzed to determine which item discriminate between person or object with high and low total score। आप टेस्ट दे रहे हो तो हाई और लो स्कोर आपको पता चल जाएंगे, तो उसके बेसिस पे आप यू कैन गेट अ स्कोर। और फिर जो हाई स्कोर वाले होते हैं उनको आप यू विल यूज़ इट फॉर कंस्ट्रक्टिंग, और जो लो स्कोर वाले होते हैं उनको आप एक तरीके से रिजेक्ट कर देते हो। तो यहाँ पे आइटम एनालिसिस अप्रोच में क्या होता है, एक टेस्ट यूज़ करते हैं हम, और टेस्ट के बाद हाई और लो स्कोर आते हैं, और फिर हम जो आइटम्स के हाई स्कोर होते हैं उनको हम अपने आगे जा कर के है ना कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, उनके बेसिस पे हम अपना स्केल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव स्केल, दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फर्मिंग टू सम रैंक्स ऑफ आइटम। हम यहाँ पे हम रैंकिंग कर देते हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू रैंकिंग, है ना। रैंक हम करते हैं विद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब वेरिड है ना, रैंक हम किस बेसिस पे दे रहे हैं। अगर आप किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको रैंक देनी है और मार्क्स के बेसिस पे दे रहे हो, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेटिंग है ना, कि फर्स्ट रैंक वाले के 12 में से 12 सही हैं, सेकंड वाले के 11 में से 12 सही हैं, थर्ड में 10 में से 12 सही हैं। तो ये क्या कर रहे हो, कुछ डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर की वजह से कुछ ना कुछ अलग है, एक दूसरे से सब अलग हैं, उसके बेसिस पे यू आर गोइंग टू गिव रैंक्स, और फिर जिसके हाईएस्ट रैंक होगी फिर अपन उसको यूज़ करते हैं फॉर स्केल कंस्ट्रक्शन। तो ये हम लोगों ने एक तरीके से 5 स्केल पढ़ लिया जो कि रेलेवेंट था फॉर योर पीएचडी पॉइंट ऑफ व्यू। और ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, ये हम स्केल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो स्केल आप सब पढ़ते हो पेपर 1 में, दैट इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल्स जो होते हैं। और हम तो पढ़ते हैं बेसिकली मेजरमेंट पढ़ते हैं पेपर में, पर इसको कंस्ट्रक्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं, उनके किस तरीके से हम आइटम्स को कंस्ट्रक्ट करें, तो ये अप्रोचेस आपको बताती हैं। और ये कुछ ना कुछ अपने से अलग हैं, जिनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, और आप इसको पढ़ सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये आपका एक तरीके से होमवर्क क्वेश्चन है। विच स्केल वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स ऑसगुड, जीजे सूसी, पीएच टेनबॉम टू मेजर द साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एन इंडिविजुअल? स्टेपल स्केल, लिकर्ट स्केल, वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल, सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल। ये तो आप पेपर 1 में पढ़ चुके हैं कि ये जो स्केल है इनमें से कौन सी ऐसी स्केल है जो इन्होंने बनाई है, चार्ल्स, जी, जे और पीएच ने बनाई है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको सर्च करके कमेंट में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। तो ऐसे ही हम आगे जा करके अपने पार्ट्स लाते रहेंगे और 50 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे इस पीएचडी एंट्रेंस के। बिकॉज मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी, होता क्या है कि अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को कुल मिला करके अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा देना है। और जो लोग का जेआरएफ और नेट क्लियर है या जो डायरेक्ट जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बना ली है। और ये हम लोग का रिसर्च इन पीएचडी जो गाइड सक्सेस क्लासेस है, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी लोग
आगे जा करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिट होना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर वीडियोस वो एडमिट हो जाएं। जो लोग एंट्रेंस के थ्रू जा रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इसको रेफर करिए और अपना बेस्ट दीजिए जिससे आपका सिलेक्शन 101% हो ही जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।